हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स क्लास 12th का चैप्टर 7, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर ली थी। आज उन सब पर बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आएगा कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए थे उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है। क्या क्या सिखाया था मैंने आपको सिखाया था आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू निकालना। किस किस की वैल्यू? ये करंट की और ईएमएफ की। तो मीन्स ईएमएफ की इफेक्टिव वैल्यू, ईएमएफ की आपकी आरएमएस वैल्यू, ईएमएफ की आपकी पीक वैल्यू निकालने के फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे। उसी के साथ साथ हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ रजिस्टर को इंडिविजुअली कनेक्ट करेंगे, यानी कि प्योर रजिस्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उनके कनेक्ट करने पर, ध्यान दें, उनके कनेक्ट करने पर क्या क्या फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम, क्या क्या उनके अपोजिशन टू करंट, सब कुछ एवरीथिंग हम उसमें पढ़ा था। बस एक छोटी सी चीज़ उसमें बची हुई थी, वो मैं आपको अभी बताता हूँ और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं। क्या चीज़ छोटी सी बची थी? तो वो ये बची थी कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूँ प्योर इंडक्टिव सर्किट की, यानी कि अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ अगर कोई इंडक्टर जुड़ा हो, तो उस प्योर इंडक्टिव सर्किट में कुछ एक्सेल हुआ करता था। बच्चों आपको याद हो तो एक्सेल इज व्हाट? दैट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो फ्रीक्वेंसी का और इसका क्या रिलेशन होता है, पहले उसको समझते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और इसका रिलेशन ये होता है कि एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ऑलराइट, पता है आपको ये? यहाँ से कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा को क्या लिखूंगा मैं? 2 पाई एफ, दैट इज ओमेगा इंटू एल। इसका मतलब एक्स एल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। एक्स एल फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब एक्स एल और इसके बीच का जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ जो प्लॉट होगा, वो ग्राफ इसका कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे। ये मान लीजिए आपका एक्स एल रिप्रेजेंट करता है, ये वाला आपका फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ से एक्सेल हुआ और यहाँ से फ्रीक्वेंसी हुई, तो समझने वाली बात बच्चों ये है कि दोनों ही पावर 1 के स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन रिलेशंस है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आया एक्स एल ग्राफ वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ इन केस ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है क्या? ये आपको दिमाग में रखना है। इसी के साथ साथ अगर मैं दूसरी बात करूं तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक्स सी की बात कर ले हम लोग, तो क्या, यानी कि एक्स सी जिसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पर भी जो ग्राफ बनेगा, जो कर्व बनेगी, वो ग्राफ या कर्व किस तरह का होगा, उसके लिए हमें एक्स सी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू वॉट? दैट इज 1 अपॉन, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए था बच्चों, ये 1 अपॉन ओमेगा सी। यानी कि यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 अपॉन 2 पाई एफ। ओमेगा को मैंने 2 पाई एफ लिखा इंटू सी, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो आपका एक्स सी है, ये दूसरे के कैसे रिलेशन में है? इनवर्स रिलेशन में है। तो दैट मीन्स एक्स सी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। ये वाला रिलेशन यहाँ पर आएगा। अगर इसको हम लोग ग्राफिकल फॉर्मेट में लिखना चाहे तो क्या? तो इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में इस तरीके से लिखा जाएगा, ये ऐसे। यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? एक्सएल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? एक्ससी, और नॉट एक्ससी, फ्रीक्वेंसी। ये आपका एक्ससी रिप्रेजेंट करता है और ये फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो कर्व बनता है वो इनवर्स रिलेशन में है। इनवर्स रिलेशन में है तो कैसा होगा? ये वाले कर्व, ये वाला ग्राफ इसका बनेगा। तो मैंने यहाँ से आपको एक्सएल और एक्ससी के फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन बताए हैं, तो आप ये वाली चीज़ें और ऐड कर लीजिए। आप कह रहे होंगे सर रेजिस्टेंस के साथ क्यों नहीं बताया आपने? तो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता और किसी भी ओमेगा का कोई रोल नहीं होता। तो आर का इस तरह का कोई ग्राफ नहीं बनता है। तो ये मैंने आपको आर, इंडक्टर, कैपेसिटर के फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशंस एक्सप्लेन किए हैं। आप ये डायग्राम बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पर आते हैं कि किस तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट डाउन इट, लिख लें इसे बच्चों। ओके, तो बच्चों एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल और या न्यूमेरिकल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि ये आपको जितना डेटा मैंने पढ़ाया उससे बेस्ड क्वेश्चन है। मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको स्टेटमेंट भी समझ आए कि किस स्टेटमेंट में किस तरीके से हमें रिएक्ट करना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पॉज करके इसको सॉल्व करने की ट्राई करें। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो क्लियर हो जाए। उसने कहा 200 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर आर कनेक्टेड 1 by 1
एक बारी इंडक्टर को और एक बारी कैपेसिटर को कनेक्ट किया अक्रॉस अ एसी वोल्टेज सोर्स, किसी भी एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस उसने कनेक्ट किया, जिसको उसने दिया एसी वोल्टेज सोर्स को दिया V इज इक्वल टू 70.7 साइन 1000 इंटू टी वोल्ट्स, ये एसी सोर्स का उन्हें वैल्यू दी। उसके बाद उसने कहा ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन ईच केस, हर एक केस में आपको एक्सप्रेशन बताना है करंट का, यानी कि करंट का एक्सप्रेशन क्या बना होगा। तो करंट के एक्सप्रेशन क्या होते हैं वो मैंने आपको सिखाए हैं। इंडक्टर के केस में मैंने आपको सिखाया है, सबसे पहले ईएमएफ का एक्सप्रेशन सिखाया था, फिर उसके बाद ईएमएफ से करंट का सिखाया था। तो दोनों एक्सप्रेशन, दोनों इक्वेशंस आपको आती हैं। तो आप एक बार ये ट्राई करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आइए सॉल्व करते हैं। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, आपने पॉज करके ट्राई किया, हुआ या नहीं, दैट्स ओके। यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा क्या क्या है आप लोगों को, सॉल्यूशन में मैं जाऊँगा तो गिवन है यहाँ से ये आपको L की वैल्यू, L इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻³ हेनरी, हम यूज़ करेंगे उस तरीके से इसको लिख लेते हैं। प्लस में आपको दी हुई है C की वैल्यू कितनी, 5 माइक्रोफेरेड, दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेरेड। उसके साथ साथ आपको दिया हुआ है किसकी वैल्यू उन्होंने, यहाँ से V इज इक्वल टू, देखो इसको हम ऐसा भी लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो अब इसको रिलेट कर लेंगे, तो यहाँ से E0 की वैल्यू क्या मिल जाती है आपको, तो दैट E0 इज इक्वल टू 70.7, ये आपको E0 की वैल्यू मिल गई। और इधर से ओमेगा की वैल्यू क्या मिल गई आपको, तो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 1000 आपको ओमेगा की वैल्यू मिल गई है, राइट। तो यहाँ से आपको ये डेटा पूरा गिवन है। अब आपको करना क्या है, आपको एक्सप्रेशन निकालने हैं करंट के। तो मैं चलो करंट का एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। करंट का एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टर, करंट फॉर इंडक्टर क्या बना है इसका एक्सप्रेशन, तो इसका एक्सप्रेशन बनता है I इज इक्वल टू, आपने शायद आपको याद होगा, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इन बातों को अब याद रखना, ये π/2 पीछे चलता है इसमें करंट, राइट। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यूज पुट करनी, इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। चेक करेंगे I0 की वैल्यू क्या है, नहीं पता, निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, I0 इज इक्वल टू E0/XL, हाँ XL हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला आएगा E0/XL को क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा L, इसको लिख सकते हैं ना हम लोग ओमेगा LXL को। तो ये ओमेगा L किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यूज़ दी हुई है, तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। E0 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 70.7 डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1000, और L की वैल्यू कितनी है आपके पास, 200 गुना 10⁻³ अगर आप ये पूरे का पूरा डेटा सॉल्व कर लेते हैं तो इस कंप्लीट डेटा को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं, दैट रिजल्ट इज 0. आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको 0.3535 एम्पियर, ये आपको आया I0 की वैल्यू। और अगर आपको ये एक्सप्रेशन बनाना है तो क्या कर देंगे आप, इसमें पुट कर देंगे I इज इक्वल टू, I0 की वैल्यू कितनी है 0.3535 साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1000t माइनस π/2। ये बना आपका करंट का एक्सप्रेशन। इन केस ऑफ व्हाट, तब 1/1 में किसको कनेक्ट किया था उसने, इंडक्टर को कनेक्ट किया हुआ था। सिमिलरली बच्चों हम लोग अब करंट फॉर कैपेसिटर निकालेंगे और इसमें उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो स्टार्ट कर देते कहानी करंट के लिए, आप भी स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ से हम I0 निकालेंगे फॉर करंट, तो क्या होगा I0 इज इक्वल टू E0/XC, और XC की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी ओमेगा C E0, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे ओमेगा C और E0 की, तो यहाँ से फिर से हमें रिजल्ट मिलेगा 0.3535 है ना। और अगर हम फिर से उसकी वैल्यू पुट करते हैं 0.3535 के इसके अंदर, तो अपने पास जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपका आ जाएगा यहाँ से करंट का, दैट करंट I इज इक्वल टू I0 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 0.3535 इंटू साइन, और इधर से बचा आपके पास 1000t प्लस π/2। ये जो इक्वेशन बनी आपकी
दैट इज़ द फाइनल इक्वेशन। यानी कि आपको ये एक्सप्रेशन निकालना था इसके लिए और यहाँ पर ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना था। ये बच्चों सीबीएसई में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 का क्वेश्चन है सीबीएसई का। तो बहुत मुश्किल नहीं था, जस्ट आपको ये सोचना था कि किस तरह से हम लोग करंट कैलकुलेट करते हैं, उस करंट को किस तरह से इक्वेशन में पुट करते हैं, वो पूरा डेटा मैंने आपको समझाया। जल्दी से अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा। मैं अगले न्यूमेरिकल के साथ आऊँगा किस तरह से हम लोग इससे रिलेटेड, एसी से रिलेटेड, इन पे बेस्ड, कैपेसिटर, इंडक्टर पे बेस्ड या फिर रेजिस्टर पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व क्या कर सकते हैं। राइट डाउन इट, जल्दी से लिखिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर सीबीएसई है और इसमें भी किस तरह का क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, एक बार आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है इसमें फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप समझ रहे होंगे, आई नॉट कैलकुलेट करना है। When an inductance of 1 Henry, तब उसमें इंडक्टेंस L की वैल्यू 1 Henry दी है, इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, वो किसी AC सोर्स से जुड़ा है जिसका EMF इतना है और फ्रीक्वेंसी ये है। तो आपको I नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों I नॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो I नॉट की वैल्यू होती है I नॉट इज इक्वल टू, अभी हमने सीखा था, E नॉट अपॉन रेजिस्टेंस। कौन है? इंडक्टर। तो इंडक्टर में रेजिस्टेंस कौन काम आता है? XL। बेसिकली कौन सा इंडक्टेंस? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ से हमें ई नॉट की वैल्यू रखनी है। क्या हमें ई नॉट की वैल्यू गिवन है? नहीं। क्यों नहीं गिवन? ये वैल्यू भाई सब ये रही तो सर, ये आपकी ई नॉट वैल्यू मान लीजिए। नहीं, कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में सिंपल ईएमएफ की वैल्यू दी होगी तो उसको आप आरएमएस वैल्यू समझेंगे, मतलब इफेक्टिव वैल्यू समझेंगे, ना कि पीक वैल्यू समझेंगे। तो ये कौन सी वैल्यू उसकी? इफेक्टिव वैल्यू है। तो यहाँ से मुझे इफेक्टिव वैल्यू, ध्यान से सुनना, अगर मुझे इफेक्टिव वैल्यू को कन्वर्ट करना हो किसमें? ई नॉट में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो ई इफेक्टिव इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट टू, पढ़ा हुआ है आपने। तो ई नॉट इज इक्वल टू रूट टू ऑफ ई आर एम एस कहिए या ई इफेक्टिव कहिए, एक ही बात है। तो ये कौन सी वैल्यू गिवन आपको? आर एम एस। इसको ई नॉट में कन्वर्ट करना तो क्या करूँगा मैं? रूट टू इंटू ई आर एम एस, और आर एम एस की वैल्यू गिवन है आपको, ये आर एम एस वैल्यू गिवन है, डिवाइडेड बाय एक्स एल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ इंटू एल। पुट द वैल्यूज, खत्म हुआ खेल। रूट टू ई आर एम एस कितना है? 200 डिवाइडेड बाय क्या? 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज है और इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आपके पास? 1 है। तो अगर आप ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो इन सब वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट इज अप्रॉक्स 0.9 एम्पियर। ये मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन कर लोगे यार, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं थी कि कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चन था या कैलकुलेशन है, नहीं। बस आपको ये वाला बात याद रखना था और आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था। तो आसान आसान क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि आपको डर लग रहा हो कि नहीं कैसे होंगे। अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो मुझे, हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर देख रहे हो ढंग से, तो उस मेथड के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी बातें पढ़ा चुका हूँ और जस्ट उनको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। आप जल्दी से इसको अपने नोटबुक में लिखिए। मैं आपको एक नया क्वेश्चन देता हूँ अभी, राइट ऑन इट, लिख लें बच्चों इसे। ओके, तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन बोर्ड पे गिवन है ना, इनको सॉल्व करते हैं। ये सीबीएसई का है और ये नीट का क्वेश्चन है, राइट। नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था एक दफ़ा और ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया। देखते हैं कर पाते हो कि नहीं आप। पहले इसको ट्राई करिए खुद पॉज करके, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। मैं सॉल्व करता हूँ। एक कैपेसिटर हैज़ रिएक्टेंस ऑफ 100 ओम। 100 ओम का एक रिएक्टेंस मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC की वैल्यू गिवन है 50 हर्ट्ज पर। देन कहता है व्हाट विल बी द रिएक्टेंस, यानी कि XC की वैल्यू क्या होगी अगर फ्रीक्वेंसी 125 हर्ट्ज हो जाए तो। यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी सिखाया मैंने यार आज ही, मतलब इससे स्टार्टिंग में जब मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट किया तभी मैंने आपको सिखाया था कि XC और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, क्योंकि उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है आप लोगों को। तो मैंने बताया था कि XC और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन इनवर्स का है, बताई थी मैंने आपको बातें। हाँ, अगर इनवर्स का रिलेशन है यानी कि वो इससे इनवर्सली रिलेटेड है, तो अब रिलेशन कैसे बनाएंगे देखो हम लोग, कि अगर नया x' आपको निकालना हो, यदि फ्रीक्वेंसी आपको f' गिवन है तो, राइट, ये आपको गिवन है तो कैसे करेंगे देखो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। x' c अपॉन XC दैट इज इक्वल टू
एफ अपॉन एफ डैश। एक्स डैश से निकालना है, एक्स सी की वैल्यू गिवन है आपको, कितना है एक्स सी आपका 100 ओम, और एफ डैश भी दिया हुआ है, तो क्यों ना इसे सॉल्व कर ले भाई। अब हम एक्स डैश सी दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ डैश इंटू एक्स सी। कोई रॉकेट साइंस नहीं बचा। एफ की वैल्यू कितनी है 50 इंटू एक्स सी की कितनी है 100, एफ डैश की कितनी है 125 है ना। अब अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो कैसे करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 2 पे गया, 25 दूनी 10 एंड 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 2 मीन्स 40 ओम। ये इसका आंसर आया। मुश्किल नहीं है, हाँ नहीं है मुश्किल। अगर आप थोड़ा सा सोचते हैं, सिंपल बातें जो मैंने आपको पढ़ा रखी हैं उन्हीं को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो चीज़ें बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान देंगे तो। इसके बाद हम आते हैं इस वाले पर। इस पर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए गिवन आपको है ये वाली डेटा, EMF आपको गिवन है, ये भी बहुत आसान है। इस कनेक्टेड टू 1 माइक्रोफेरेड, बेचारे ने 1 माइक्रोफेरेड से कनेक्ट किया हुआ है कैपेसिटर के साथ, तो पूछता है IRMS की वैल्यू क्या होगी, है ना भाई। ये तो आपको गिवन ही है ना, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन है, E0 की वैल्यू आपको गिवन है। निकालना क्या है, IRMS निकालना है। IRMS निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो देखिएगा IRMS का फॉर्मूला होता है ERMS अपॉन X, कैपेसिटर है तो XC, ये आपको चाहिए। तो आपको 2 वैल्यू पहले निकालनी है, एक तो आप ERMS निकाल लो, एक आप XC निकाल लो। अब ERMS कैसे निकालते हैं, ये तो किसकी वैल्यू है, E0 की वैल्यू है, तो ERMS निकालते हैं पहले। ERMS इज इक्वल टू E0 बाय √2, यही फॉर्मूला होता है। अब E0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो वो है 200 इंटू √2 अपॉन √2 से कैंसिल। कितना आया रिजल्ट आपके पास ERMS का, 200 यूनिट्स। हाँ, अगर ये 200 यूनिट्स आता है ERMS, तो अब हमें XC निकालना चाहिए। अगर हम XC निकालते हैं तो XC इज इक्वल टू व्हाट, XC का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ओमेगा C। हाँ, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, नॉट दिस मच, 1 अपॉन ओमेगा C, राइट। और यहाँ की हम बात करेंगे तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ से आपको 1 बाय ये ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 100 इंटू क्या 10⁻⁻6 है ना भाई। 1 इंटू 10⁻⁶ 1 माइक्रोफेरेड को मैंने लिखा, तो यहाँ से ये क्या है आपका 10⁻⁴ लिखिए इसे, देखिएगा कि किस तरीके से हमने इसको पूरी की वैल्यूज़ पुट की, और इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो सभी रिजल्ट्स क्या क्या आए आपके पास। तो ये रिजल्ट्स आपको मिले कौन कौन से, XC की वैल्यू मिली आपको 10⁻⁴, और जो आपके पास ERMS की वैल्यू है ये कितनी है आपको, ये आपको दी हुई है 200 आपके पास आ गई। तो अब आपको IRMS निकालना है। तो अगर आप IRMS निकालेंगे तो इस IRMS को निकालने का तरीका ढूंढते हैं बच्चों, क्या होगा, ये आपके पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये लिखा हुआ है, तो क्यों ना इसको डिवाइड कर दें। ERMS कितना है 200 डिवाइडेड बाय XC कितना है 10 की शक्ति 4, 20 मिली इज द वैल्यू ऑफ IRMS। अरे इतनी दूर क्यों आया मैं, ये रहा ना यहीं पे, इज इक्वल टू IRMS। तो बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है बच्चों, आपको समझ आ जाएगा अगर आपने जो मैंने लेक्चर्स पढ़ाए हैं उनको बहुत ढंग से देखा है। तो अगर वो ढंग से नहीं देखे तो फिर तो देखो मुश्किल है चीज़ें। आप फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करेंगे तो मैंने यहाँ तक ये वाली बातें भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके बताई हुई है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप लोग प्लीज़ फोकस्ड रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, बड़े ध्यान से बड़े प्यार से चीज़ों को लिखते रहिए। अगर आपको नहीं समझ आता तब मुझसे पूछते भी रहिएगा। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ शेयर इट, बाकी बच्चों को भी इसको भेज दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको
और बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि इस पे रिलेटेड ना, इन पे रिलेटेड ओनली क्वेश्चन बनते नहीं, इससे नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम लोग LCR को एक साथ पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल में, इस तरीके से एक साथ कॉम्बिनेशन में सीखेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी क्वेश्चन हैं उसके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ही आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।